जय हिंद दोस्तों। तो मेयर और कैस्टर विच कर रहे थे हम। चैप्टर 14 कंटिन्यू था अपना। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ही हैड फॉर हिज ब्रेन्स तक कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके आगे शुरू करते हैं हम। Have quite I had discerned that Henchard's tigress affection for the younger man। उसकी शांत आंखें, एलिजाबेथ जेन की शांत आंखें ये देखती थी कि हैंचर्ड का उस युवा व्यक्ति, स्कॉटिश व्यक्ति जो था डोनाल्ड, उसके प्रति एक टाइगरिश अफेक्शन था। टाइगरिश अफेक्शन होता है एक बाघ जैसा लगाव था उसका, जैसे बाघ का होता है ना अपने फैमिली के प्रति। हिज कंस्टेंट लाइकिंग टू हैव फायरफे नियर हिम। उसका हमेशा फायरफे को अपने नज़दीक रखने की इच्छा नाउ एंड देन रिजल्टेड इन ए टेंडेंसी टू डोमिनियर। अब वर्तमान समय में वो चीज़ एक दबंगाई, डोमिनियर होता है दबंगाई, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। तो आज के समय में ये चीज़ उसकी जो हैंचर्ड है उसकी दबंगाई प्रवृत्ति का परिणाम बन चुकी थी। विच हाउएवर वाज चेक्ड इन ए मोमेंट व्हेन डोनाल्ड एग्जिबिटेड मार्क्स ऑफ रियल ऑफेंस। जो कि एक पल में ही नियंत्रित हो जाता था जब डोनाल्ड वास्तविक अपराध के लक्षण प्रदर्शित करता था। रियल ऑफेंस, सच में किसी गलती के या गड़बड़ी के लक्षण प्रदर्शित करता था। तो ये चीज़ जो है, ये जो व्यवहार है हैंचर्ड का, ये सब कंट्रोल हो जाता था। One day, looking down on their figures from on high, she heard the latter remark, as they stood in the doorway between the garden and yard, that their habit of walking and driving about together rather neutralized Farfetch's value as a second pair of eyes, which should be used in places where the principal was not. तो एक दिन ऊपर अपने रूम में से नीचे की ओर देखते हुए, उन दोनों की ओर देखते हुए एलिजाबेथ जेन ने कुछ सुना है, कुछ रिमार्क सुना है, एक टिप्पणी सुनी है। और एक कब सुनी है? जब वो दोनों बगीचे और यार्ड के बीच में खड़े थे और साथ साथ चलने और गाड़ी चलाने की उनकी आदत ने फायरफ्री की जो दूसरी जोड़ी की आंखें हैं, यानी कि जो फायरफ्री की दोनों आंखें हैं, उसके रूप में हैंचर्ड की और उस परिस्थिति की महत्वता, उस परिस्थिति की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम कर दिया था, बेअसर कर दिया था। जिसका उपयोग उन जगहों पर किया जाना चाहिए था जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं थी। इसका कहने का सेंस ये है कि एलिजाबेथ एक दिन उनको ऊपर से देख रही है दोनों को, और वो दोनों साहब गार्डन और यार्ड के बीच में खड़े हैं, बात कर रहे हैं। और आमतौर पर उस उनकी चलने की आदत, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की आदत जो है, उसने फायरफ्री की जो वैल्यू है उसको बजाय थोड़ा सा कम कर दिया था। हालांकि वो वैल्यू जो कि मुख्य नहीं थी हैंचर्ड की नज़रों में, क्योंकि हैंचर्ड के लिए उसकी वैल्यू उसके काम से थी, उसके व्यक्तित्व से नहीं थी। ओ डैम इट, क्राइड हैंचर्ड। अरे लानत है, हैंचर्ड चिल्लाया। व्हाट्स द वर्ड, आखिर क्या ही दुनिया है। आई लाइक ए फेलो टू टॉक टू, मुझे एक इंसान से बात करना पसंद है। नाउ कम अलोंग एंड है सम सफर, आओ मेरे साथ चलो और अब खाना खाते हैं। एंड डोंट टेक टू मच थॉट अबाउट थिंग्स और यू विल ड्राइव मी क्रेजी। और चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो वरना तो तुम मुझे पागल ही कर दोगे। उससे कह रहा है डोनाल्ड से। When she walked with her mother, on the other hand, she often beheld the Scotchman looking at them with a curious interest. दूसरी ओर जब जेन अपनी माँ के साथ चलती है तो अक्सर स्कॉचमैन, स्कॉटिश व्यक्ति डोनाल्ड फार्फे, एलिजाबेथ जेन की ओर काफ़ी आकर्षित होकर के देखता है, काफ़ी जिज्ञासापूर्ण तरीके से देखता है। द फैक्ट दैट ही हैड मेट हर एट द थ्री मरीनस वाज इनसफिशिएंट टू अकाउंट फॉर इट। तो ये जो फैक्ट है कि वो थ्री मरीनर्स में उससे मिला था, इसका कारण बताने के लिए ये फैक्ट पर्याप्त नहीं था। सिंस ऑन द ओकेजन्स ऑन विच शी हैड एंटर्ड हिज रूम ही हैड नेवर रेज्ड हिज आईज। क्योंकि उस समय जब जेन उसके रूम में आई थी खाना वाना लेकर, तो उसने तो अपनी आंखें भी नहीं उठाई थी। तो ये नहीं कह सकते कि वो जेन की तरफ इसलिए देखता है कि भाई वो थ्री मरीनर्स थी, उससे जानता है या उसको पसंद करता है, ऐसा नहीं कह सकते। Besides, it was at her mother more particularly than at herself that he looked
To Elizabeth Jane's half-conscious, simple-minded, perhaps pardonable disappointment. इसके अलावा वो एलिजाबेथ जेन की अर्धचेतन, एक सरल मन और शायद क्षमा करने योग्य निराशा को देखते हुए वो उसकी माँ की ओर अधिक विशेष रूप से देखता है। अब क्या है ना इसमें, एक्चुअली मीनिंग तो ये है जो मैंने भी आपको कन्वे किया, जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, लेकिन इसका वास्तविक मतलब क्या है कि वो एलिजाबेथ जेन की माँ को इसलिए देखता है क्योंकि वो उनके हिस्ट्री के बारे में जानता है, उनके पास्ट के बारे में जानता है, क्योंकि हैंचर ने सब कुछ बता दिया था। तो वो उन्हीं चीजों को अपने मन में प्रोसेस करते रहते हुए एलिजाबेथ की माँ सूजन की तरफ देखता है। Thus, she could not account for this interest by her own attractiveness, and she decided that it might be apparent only, a way of turning his eyes that Mr. Farfrae had. इस प्रकार अपनी खुद की आकर्षकता से इस रुचि का कारण नहीं बता सकती थी, और उसने फैसला किया कि वह मिस्टर फारफ्रे द्वारा उसकी आंखों को मोड़ने का एक तरीका हो सकता है। जेन की बात हो रही है, अब जेन सोच रही है ना कि भाई उसकी अट्रैक्टिवनेस से में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, यदि वो उसकी माँ को देखता है तो। लेकिन जेन अभी शायद थोड़ा सा गलत समझ रही है, उसको कंफ्यूजन है इन चीजों में कि ऐसा क्यों है। आगे चल के सब कंफ्यूजन के दूर हो जाएंगे। She did not divine the ample explanation of his matter without personal vanity that was afforded by the fact of Donald being the depository of Henchard's confidence in respect of his past treatment of the pale, chastened mother who walked by her side. तो जो लड़की है, जेन है, वो डोनाल्ड के व्यवहार के बारे में पर्याप्त एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती थी बिना किसी व्यक्तिगत अहंकार के। वैनिटी का मतलब होता है अहंकार, जो कि डोनाल्ड के इस तथ्य से संभव हुआ कि वो व्यक्ति हैंचर्ड के डिपॉजिटरी है कॉन्फिडेंस का, यानी कि हैंचर्ड के विश्वास का भंडार है, और जो उसके बगल में चलने वाली पेल यानी कि पीली गोरी भूरी संयमित माँ के साथ उसके पिछले व्यवहार के संबंध में था। डोनाल्ड के नहीं, हेंचर्ड के और सूजन का जो पिछला व्यवहार था उसके संदर्भ में था कि डोनाल्ड उनको इस तरीके से देखता था। डोनाल्ड अपनी आंखों को सूजन पर से नहीं हटा पाता था क्योंकि हिस्ट्री, उनका पास्ट वो जानता है। He her conjectures on that past never went further. तो अतीत पर जो उसके अनुमान है डोनाल्ड के, वो कभी भी हल्के फुल्के अनुमानों से आगे नहीं बढ़े। देन फेंट वंस बेस्ड ऑन थिंग्स कैजुअली हर्ड, जो कि आकस्मिक रूप से, अचानक से सुनी गई बातों पर आधारित थे, एंड सीन और देखे गए थे। मेयर गेसेस दैट हैंचर्ड एंड हर मदर might have been lovers in their younger days. ये केवल अनुमान था कि हैंचर्ड और उसकी माँ, जेन की माँ, अपने युवा दिनों में लवर्स रहे हैं, प्रेमी रहे हैं। Who had quarreled and parted, जो कि लड़ लिए यानी कि झगड़ा हो गया उनके बीच में और दोनों अलग हो गए, ऐसा मान रहा था वो। Casterbridge, as has been hinted, was a place deposited in the block upon a cornfield. कैस्टरविच जो है, जैसा कि हमको हिंट दी गई थी शुरुआत में ही, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है जो कि कॉर्नफील्ड, मक्के के खेतों के पास में विकसित है, बसा हुआ है। देयर वॉज नो suburb in modern sense or transitional intermixture of town and down। तो आधुनिक अर्थों में अगर हम ये कहें, मॉडर्न सेंस में हम ये कहें कि ये जो शहर है, ये शहर कोई भी किसी भी टाउन का या डाउन का, यानी कि उच्च किस्म के शहर और निम्न किस्म के जो कस्बे हैं, उनका कोई भी ट्रांजिशनल इंटरमिक्सचर नहीं था। ट्रांजिशनल इंटरमिक्सचर का मतलब होता है संक्रमणकालीन मिश्रण। तो ये कह रहे हैं कि ना तो ये पूरी तरीके से कस्बा ही है, ना ये पूरी तरीके से शहर ही है, ये तो एक मिश्रण है उन सब चीजों का। It stood with regard to the wide fertile land adjoining clean cut and distinct like a chessboard on a green tablecloth। तो ये कैसा लगता है साहब, अपनी जो आसपास की विस्तृत भूमि है ना इसकी, उसके संबंध में ऐसा लगता है ये
जैसे तो एक हरे रंग की टेबल के ऊपर, हरे रंग के मेज पोश के ऊपर शतरंज की बिसात बिछाई हुई होती है, उसी तरीके से इतना ये साफ सुथरा और अलग थलग खड़ा हुआ प्रतीत होता था। The farmer's boy could sit under his barley mow and pitch a stone into the office window of the town clerk. वो जो किसान का लड़का है, वो अपनी जौ की घास के नीचे बैठकर शहर के क्लर्क के कार्यालय में पत्थर फेंक सकता था खिड़की से। Reapers at work among the sheaves nodded to acquaintances standing on the pavement corner। और वहां पे जो काम कर रहे होते हैं लोग, रीपर्स रीपर्स आपने एक सॉलिटरी रीपर पोएम पढ़ी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की। यानी कि रीपर होते हैं जो बुवाई करते हैं खेतों के अंदर, जो बुवाई कटाई का काम करते हैं ना वो लोग। तो ये कहता है कि वो काम करने वाले फूलों के बीच में वो काम कर रहे कटाई करने वाले लोग, वो फुटपाथ के कोने पे खड़े होकर परिचितों को सिर हिलाते थे। जैसे आप भी करते होगे कई बार, आप बाइक पे जा रहे हो, सामने से आपका परिचित आ गया तो आप बस सर झुका के उसका अभिवादन करते हैं। तो इसी तरीके से वो लोग भी व्यवहार कर रहे हैं। The red-robed judge, when he condemned a sheep-stealer, pronounced sentence to the tune of Ba that floated in at the window from the remainder of the flock browsing hard by। और लाल कपड़े पहने हुए जो न्यायाधीश है, जब वो भेड़ चोर को दोषी ठहराता था, तो बा बा क्या है, बा एक इंस्ट्रूमेंट है इनके यहाँ का। तो वो उस बा की धुन पर सजा सुनाता था, जो कि खिड़की से दूर चलने वाले झुंड के बाकी लोगों के आंखों पे से, बाकी लोगों के सर पे से, उनके दिमाग में से होती हुई आती थी। यानी कि उसकी सजा सब तक पहुंच जाती थी, सब इंसानों के कानों तक पहुंच जाती थी, और वहां से घूम फिर के वो सजा उस व्यक्ति के ऊपर आती थी जिसे वो सुनाई गई है। यानी कि एक एहसास की बात है ये। एंड एक्ट And at executions, the waiting crowd stood in a meadow immediately before the draw, out of which the cows had been temporarily driven to give the spectators room। और फांसी के समय प्रतीक्षा करने वाली जो भीड़ है, उसके गिरने से ठीक पहले ही, यानी कि उस आदमी के जिसको फांसी दी जा रही है, उसके मरने से ठीक पहले ही एक घास के मैदान में खड़ी होती थी, जिसमें से जो गायें हैं, काउज हैं, जो वहां पे खड़ी हुआ करती थी, उनको बाहर निकाल देते थे अस्थायी रूप से, ताकि वहां पे जो दर्शक हैं इकट्ठे हो रहे हैं उनको देखने के लिए और स्थान मिल सके, उनके खड़े होने के लिए और जगह मिल सके। The corn grown on the upland side of the borough was garnered by farmers who lived in a eastern purlieu called Durnover। तो नगर के ऊपरी हिस्से में उगाई जाने वाली मक्का को कौन इकट्ठा करता था? वो लोग इकट्ठा करते थे, वो किसान इकट्ठा करते थे जो कि डर्नओवर नाम के पूर्वी इलाके में, ईस्ट साइड में रहते थे। ईस्टर्न परयू का मतलब होता है पूर्वी इलाका, ईस्ट साइड का इलाका। Here wheat ricks overhung the old Roman street and thrust their eaves against the church tower। यहाँ पर गेहूं की पुरानी जो फसलें हैं वो रोमन सड़क पर लटकी हुई थी और चर्च के मीनार के सामने अपनी छतों को टिकाए हुए थी। Green thatched barns with doorways as high as the gates of Solomon's temple opened directly upon the main thoroughfare। तो हरे छप्पर वाले जो खेत खलिहान हैं, जिनके दरवाजे कितने ऊंचे थे, सोलोमन के मंदिर के दरवाजे जितने ऊंचे थे, वो सभी वो सीधे मुख्य द्वार पे खुलते थे। थोरोफेयर का मतलब है मुख्य दरवाजे की ओर खुलना, मेन थोरोफेयर। Barns indeed were so numerous as to alternate with every half dozen houses along the way। और खलिहान जो हैं वो वास्तव में इतने अधिक थे कि वो रास्ते में हर आधा दर्जन घरों के बाहर बारी बारी से खेत ही खेत दिखाई देते थे। बहुत ज्यादा मतलब खेत थे वहां पे, इतने ज्यादा खेत थे कि अगर अपन हैंचड़ के घर से और चर्च तक जाएं तो आधा दर्जन मकान ऐसे होंगे जिनके घरों के बाहर सिर्फ खेत ही खेत होंगे, इतने सारे खेत हैं यहाँ पर। Here lived Burgesses who daily walked the furrow। यहाँ पर बर्गीजेस रहते थे जो कि रोज इसी रास्ते पर चलते थे।
बर्गिसेस क्या होते हैं? बर्गिसेस बोलते हैं बंजारों को, ठीक है, या फिर चरवाहों को, जो कि भेड़ भेड़ भैंस वगैरह चराते हैं ना, उनको। शेपर्ड्स इन एन इंट्राम्यूरल स्क्वीज, और वहीं पर उस अंदर के जो एरिया है, उसी के पास में, उसी के अगल बगल की गली में शेपर्ड रहते थे, एक आंतरिक दीवार के पास वाले इलाके में। A street of farmers' homesteads, a street ruled by a mayor and corporation, yet echoing with the thump of the flail, the flutter of the winnowing fan, and the purr of the milk into the pails, a street which had nothing urban in it whatever. This was the turnover end of Casterbridge. तो साहब यहीं पर किसानों की एक गली थी, और एक गली ऐसी थी जिसको मेयर और निगम के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें चिल्लाहट, मतलब बच्चों की चमचमाहट वो चलती रहती थी, बच्चे खेलते रहते थे। और विनोइंग फैन की फड़फड़ाहट थी। विनोइंग फैन होता है पवन चक्की जिसको हम बोलते हैं, उसकी फड़फड़ाहट होती थी। और साथ ही साथ बाल्टी के अंदर दूध की गड़गड़ाहट, यानी कि जब किसान दूध निकालता है ना बाल्टी में भैंसों से या गायों से, तो वो दूध की आवाज़ आती है, वो दूध दोहने की आवाज़ आती है, तो वो भी आती थी इसी गली के अंदर। एक ऐसी गली जिसमें कुछ भी शहरी नहीं था। जो भी हो, ये जगह कौन सी है? ये कैस्टर इसका टर्नओवर छोर है, ठीक है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो रही है इसमें कैस्ट्रविच की, और कोई कोई फैक्ट नहीं है। बस इसको आगे से कनेक्ट करने के लिए पढ़ना है, बाकी कुछ याद करने को कुछ भी नहीं है इसमें। Henchard, as was natural, dealt largely with this nursery or bed of small farmers close at hand, and his wagons were often down that way. तो नगर के ऊपरी हिस्से में जो मक्का उगाई जाती थी, ठीक है, उसी की बात हो रही थी यहाँ पे, कि इन ही जगह पर ये टर्नओवर एंड पे वो लोग हैं जो उसकी मक्का को एकत्रित करते थे। लेकिन आगे कहता है कि स्वाभाविक रूप से जो हैंचर्ड है, वो इन नर्सरी या छोटे किसानों के जो बेड हैं, छोटे किसानों के जो मतलब उनके रोजमर्रा की जिंदगी है, उससे निपटता था, उसी के साथ डील करता था। और उसकी गाड़ियां इसी रास्ते से अधिकतर निकलती थी, क्योंकि टर्नओवर हिल पे ही तो उसका काम हुआ करता था। One day, when arrangements were in progress for getting home corn from one of the aforesaid farms, Elizabeth Jane received a note by hand asking her to oblige the writer by coming at once to a granary on Turnover Hill. तो एक दिन जब खेतों में से काम होकर घर आने की व्यवस्था हो रही थी, तो एलिजाबेथ जेन को हाथ में एक नोट मिला, जिसमें उसने क्या कहा गया कि उसको तुरंत टर्नओवर हिल पर एक अन्न भंडार के अंदर आना है। ठीक है, उसको ये बुलाया गया है टर्नओवर हिल के अंदर किसी अन्न भंडार में। तो कहाँ बुलाया गया है साहब एलिजाबेथ जेन को? अगेन बियॉन्ड टर्नओवर हिल। At this was the granary whose contents Henchard was removing. She thought the request had something to do with his business and proceeded thither as soon as she had put on her bonnet. तो चूंकि अभी अन्न भंडार की बात थी जिसका सामान को हैंचर निकाल रहा था, तो उसने सोचा कि शायद ये जो लेटर उसको मिला है, इसका व्यवसाय से कुछ लेना देना होगा, और उसने अपना बोनट पहना और वहां से चली गई। The granary was just within the farm yard and stood on stone straddles high enough for persons to walk under. तो अन्न भंडार जो है वो खेत का जो आंगन है उसके बीच में था, और साथ ही पत्थरों का बना हुआ था, जो कि इतने ऊंचे थे, वो पत्थरों के भंडार, पत्थरों के पिलर्स, कि लोग उसके नीचे चल सकते थे। द गेट्स वर ओपन बट nobody was within. गेट तो खुले हुए थे लेकिन अंदर कोई नहीं था। However, she entered and waited. फिर भी वो अंदर गई, उसने इंतजार किया। Presently, she saw a figure approaching the gate, that of Donald Farfrae. और फिर उसने एक व्यक्ति को गेट की ओर आते हुए देखा, जो कि कौन है? डोनाल्ड है। He looked up at the church clock and came in. उसने चर्च क्लॉक की घड़ी, चर्च की घड़ी की ओर देखा और अंदर आया। By some unaccountable shyness, तो बिना बात के किसी शर्म के कारण, some wished not to meet him there alone. उसे वहां अकेले न मिलने की इच्छा के कारण, she quickly ascended the step ladder leading to the granary door. वो तुरंत दरवाजे की ओर जाने वाली सीढ़ी पे चढ़ गई। अन्न भंडार के अंदर जो था दरवाजा था ना, उसकी सीढ़ी पे चढ़ गई। एंड entered it before he had seen her.
और डोनाल्ड के जेन को देखने से पहले ही वो उसके अंदर प्रवेश कर गई। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड फार्फे अंदर आया है तो जेन को शर्म आ गई है साहब। और जेन की इच्छा है कि वो वहां वो डोनाल्ड से अकेले ना मिले यहाँ पर, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो भाई नाम दवाई हो जाएगी बिन बात ही। तो इसलिए वो छुप गई वहां पर और अन्न भंडार के अंदर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के दुबक गई। Firefly advanced, imagining himself in solitude, and a few drops of rain beginning to fall, he moved and stood under the shelter where she had been just standing. Firefly साहब आगे बढ़ा और उसने पाया कि वो एकांत में खड़ा हुआ है, खुद को एकांत में कल्पना करते हुए, और बरसात की कुछ बूंदें गिरने लगी। और फिर वो उस छत के नीचे खड़ा हो गया, वहां चला गया जहाँ पे वो खुद भी खड़ी हुई थी। कौन खड़ी हुई थी? जेन खड़ी हुई थी। Here he leaned against one of the straddles and gave himself up to patience। तो यहाँ पर वो स्टेडल्स के पास में सहारा लेकर खड़ा हो गया है, उसके जैसे कंधा लगाकर खड़ा हो गया है। और थोड़ा उसने अपने आप को पेशेंस दिया है, धैर्य दिया है। स्टेडल्स क्या होता है? स्टेडल्स एक प्लेटफॉर्म होता है जो ईंटों का बना हुआ होता है। और अ, मतलब अक्सर वो सामान को सहारा देने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। ही टू वॉज प्लेनली एक्सपेक्टिंग समवन। तो जो डोनाल्ड है वो भी निश्चित रूप से किसी ना किसी का इंतजार कर रहा था। कुड इट बी हरसेल्फ? क्या ये वो लड़की हो सकती थी? इफ सो, और अगर ऐसा है तो क्यों? वाई? इन अ फ्यू मिनट्स ही लुक्ड एट हिज वॉच। थोड़ी ही मिनट में उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। एंड देन पुल्ड आउट ए नोट। और फिर एक नोट बाहर निकाला। अ डुप्लीकेट ऑफ द वन शी हैड हरसेल्फ रिसीव्ड। वो बिल्कुल ऐसा ही नोट था, बिल्कुल डुप्लीकेट नोट था जो कि जेन को भी मिला था। यानी कि ये तो स्पष्ट हो गया कि साहब उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं बुलाया है। दिस सिचुएशन began to be very awkward, and the longer she waited, the more awkward it became। तो ये जो सिचुएशन है ये काफी अजीब सी हो गई, और जितना अधिक समय तक वो प्रतीक्षा करती रही उतना ही ये अजीब हो गया था। To emerge from a door just above his head and descend the ladder and show she had been in hiding there would look so very foolish that she still waited on। तो उसके सिर के ठीक ऊपर के दरवाजे से निकलकर सीढ़ी से उतरना और ये दिखाना कि वो वहां पे छिपी हुई थी, इतना मूर्खतापूर्ण लगेगा, बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण लगेगा। पर फिर भी उसने इंतजार किया। A winnowing machine stood close beside her, and to relieve her suspense, she gently moved the handle। तो जेन के पास में क्या रखी हुई है? एक विनोइंग मशीन रखी हुई है। विनोइंग होती है गेहूं की बालियों से भूसे को अलग करने वाली मशीन। तो वो वहां पे रखी हुई थी, और उसने उस सस्पेंस को खोल देने के लिए बड़े आराम से उस मशीन का हैंडल घुमाया। Whereupon a cloud of wheat husks flew out into her face। और जैसे ही उसने उसको घुमाया है, एक गेहूं के भूसे का बादल सा उसके मुंह पे आ गया साहब। क्योंकि मशीन इस चीज की उसमें लगा हुआ होगा ना पहले गेहूं। एंड कवर्ड हर क्लोथ्स एंड बोनेट्स। और साहब वही भूसे से उसके कपड़े और बोनेट गंदे हो गए। एंड स्टक इनटू द फर ऑफ अ विक्ट्राइन। और उसके विक्ट्राइन के फर के अंदर उसका जो कपड़े हैं उसके विक्ट्राइन का मतलब कहा गया है विक्टोरियन पीरियड के टाइम के जो पहना हुआ था उस सब चीजों से। तो विक्ट्राइन जो से कपड़े हैं उन सब में उसके फर के अंदर वो भूसा चिपक गया है। ही मस्ट हैव हर्ड द स्लाइट मूवमेंट फॉर ही लुक्ड अप एंड देन असेंडेड द स्टेप्स। तो डोनर ने भाई, इतनी आवाज हुई, इतना कुछ हुआ तो जरूर उस आवाज को सुना ही होगा। उस हलचल की वजह से उसने ऊपर देखा है, और फिर वो भी सीढ़ियों पे चढ़ गया। Ah, it is Miss Newson, he said as soon as he could see into the granary। ओह, ये तो मिस न्यूसन है, उसने कहा जैसे उन्होंने जेन को अन्न भंडार के अंदर देखा है। आई डेंट नो यू वर देयर। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होगी। आई हैव केप्ट द अपॉइंटमेंट एंड एम एट योर सर्विस। तो अगर मुझे ऐसा पता होता तो भाई मैं अपॉइंटमेंट ले लेता आपकी सेवा की खातिर। ओह मिस्टर फारफ्रे, शी faltered, सो हैव आई। ओह मिस्टर फारफ्रे, वो लड़खड़ाते हुए बोली कि ऐसा तो मैं भी कर लेती।
बट आई डिडंट नो इट वॉज यू हु विश टू सी मी अदरवाइज। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। खैर, आई विश्ड टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ओह नो, अरे नहीं। एट लीस्ट दैट इज आई एम अफ्रेड देयर मे बी ए मिस्टेक, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है। डिडंट यू आस्क मी टू कम हेयर, क्या आपने मुझे यहाँ पर नहीं बुलाया था? डोंट यू राइट दिस, डिडंट यू राइट दिस, क्या आपने ये नहीं लिखा है? एलिजाबेथ हेल्ड आउट हर नोट। तो साहब जेन ने अपना नोट बाहर निकाला है। नो इंडीड, एट नो हैंड वुड आई हैव थॉट ऑफ इट। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने तो इस तरह से कुछ सोचा भी नहीं था। एंड फॉर यू, डिडंट यू आस्क मी, दिस इज नॉट योर राइटिंग, एंड ही हेल्ड अप हिज। और आपकी बात करूं तो क्या आपने मुझसे नहीं पूछा था, क्या ये आपकी राइटिंग नहीं है? और उसने अपना नोट बाहर निकाला। बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं। एंड is that really so? Then it's somebody wanting to see us both. Perhaps we would do well to wait a little longer. और क्या ही सच है, हो सकता है कोई व्यक्ति हम दोनों से ही मिलना चाहता हो। शायद हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। Acting on this consideration, they lingered, Elizabeth Jane's face being arranged to an expression of preternatural composure, and the young Scot at every footstep in the street without looking from under the granary to see if the passer were about to enter and declare himself their summoner। तो साहब इस विचार को सोचते हुए वो दोनों वहीं रुक गए। जेन के चेहरे पे एक गजब की शांति थी, और वो युवा लड़का बाहर सड़क पर खड़ा हुआ था और अन्न भंडार के नीचे देख रहा था कि क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई पासर राहगीर अंदर आने वाला है और खुद को वो घोषित करेगा कि हाँ भाई वो ही है जिसने उनको बुलाया है। कोई व्यक्ति तो आए यहाँ पे जो कि बोले कि भाई मैंने तुम दोनों को बुलाया है। They watched individual drops of rain creeping down the thatch of the opposite rick, straw after straw, till they reached the bottom, but nobody came and the granary roof began to drip। तो उस समय पर बारिश की एक एक बूंदें साहब नीचे गिरने लगी हैं। एक के बाद एक बूंद नीचे गिरने लगी जब तक वो नीचे नहीं पहुंच गई। लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया और अन्न भंडार की जो छत है वो ड्रिप करने लगी है और टपकने लगी है। द पर्सन इज नॉट लाइकली टू बी कमिंग, सेड फार्फ्रे। वो व्यक्ति शायद नहीं आएगा, डोनाल्ड फार्फ्रे ने कहा। इट इज ए ट्रिक परहैप्स, एंड इफ सो इट इज अ ग्रेट पिटी टू वेस्ट आवर टाइम लाइक दिस, एंड सो मच टू बी डन। शायद मेरे ख्याल से ये एक चाल है, और अगर ऐसा है तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे लिए अपना समय बर्बाद करना काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है, काम करने के लिए बहुत सारे हैं। इट इज़ अ ग्रेट लिबर्टी, सैड एलिजाबेथ। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये तो अच्छी बात है। लिबर्टी वैसे स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो कह रही है कि काफ़ी अच्छी बात है ये तो। जेन ने कहा। इट इज ट्रू मिस न्यूसन, ये सच है मिस न्यूसन। वी विल हियर न्यूज ऑफ दिस someday, डिपेंड ऑन इट एंड हु इट वाज दैट डिड इट। शायद किसी दिन हमें इसके बारे में पता चल ही जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर कौन था जिसने ये लेटर लिखे हैं। आई वुडेंट स्टैंड फॉर इट हिंडरिंग माई सेल्फ, बट यू मिस न्यूसन। तो ये जो भी है ये लेटर वेटर वाला खेल है, ये किसने किया है? मैं इस बात से खुद को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन आप मिस न्यूसन। आई डोंट माइंड मच, शी रिप्लाइड। मुझे भी कोई खास आपत्ति है नहीं, उसने उत्तर दिया। नीदर डू आई, ना ही मुझे है। दे लैप्स्ड अगेन इनटू साइलेंस, और वो फिर चुप हो गए। यू आर एनेक्शियस टू गेट बैक टू स्कॉटलैंड आई सपोज मिस्टर फारफ्रे, शी इंक्वायर्ड। तो आप स्कॉटलैंड वापस जाने के लिए उत्सुक हैं मिस्टर फारफ्रे, उसने पूछा। ओह नो मिस न्यूसन, वाई वुड आई बी, अरे नहीं मिस न्यूसन, ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा? आई ओनली सपोज्ड यू माइट बी फ्रॉम द सॉन्ग यू sang एट द थ्री Marinas अबाउट स्कॉटलैंड एंड होम, आई मीन विच यू seemed टू फील सो डीप डाउन इन योर हार्ट, सो दैट वी ऑल फेल्ट फॉर यू। मैंने तो केवल यही सोचा था कि शायद वो गीत जो आपने थ्री मरीनर्स में गाया था स्कॉटलैंड के बारे में और हॉर्न के बारे में, अपने देश के बारे में जो आपने गाया था, अपने घर के बारे में जो गाया था, स्कॉटलैंड एंड होम के बारे में जो गाया था आपने गीत थ्री मरीनर्स के अंदर, मेरा मतलब है कि आप अपने दिल की गहराई से ऐसा महसूस करते हैं
इसलिए हम सबको आपके लिए काफ़ी दुख हुआ था। I did sing there, I did, but Miss Newson and Donald's voice musically undulated between two semitones as it always did when he became earnest. हाँ, मैंने वहाँ गाया था, मैंने बिल्कुल वहाँ गाया था, लेकिन मिस न्यूसन और इसके बाद में डोनाल्ड की जो आवाज़ है वो दो आधी स्वरों के बीच में संगीत के रूप तरीके से म्यूजिकल यानी संगीत में रूप से लहराने लगी, जैसा कि हमेशा होता था जब वो गंभीर हो जाता था। और वो क्या कहता है, इट्स वेयर यू फील ए सॉन्ग फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड योर आईज दे गेट क्वाइट टीयरफुल बट यू फिनिश इट and for all you felt you don't mind it or think of it again for a long while। डोनाल्ड कह रहा है कि यह अच्छी बात है कि आप कुछ मिनट के लिए एक गीत को महसूस करते हैं और आपकी आंखें कभी कभी आंसुओं से भर जाती हैं, लेकिन आप जब इस गीत को समाप्त करते हैं तो आप इसे बुरा नहीं मानते हैं, आप इसके लिए बुरा नहीं फील करते हैं और लंबे समय तक फिर इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ओ नो, आई डोंट वांट टू गो बैक, अरे नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता। Yet I will sing the song to you with pleasure whenever you like। हालांकि मैं आपके लिए कभी भी गाना गा दूंगा, आपकी खुशी के लिए जब भी आप चाहोगी तो। I could sing it now and not mind at all। मैं तो उसे अभी भी गा सकता हूँ और मुझे इसका बुरा भी नहीं लगेगा। Thank you indeed, but I fear I must go, rain or no। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे डर है कि मुझे जाना होगा, मुझे जाना ही होगा, बरसात वगैरह हो चाहे ना हो। I then, Miss Newson, you had better say nothing about this hoax and take no heed of it। ठीक है मिस न्यूसन, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि ये जो अभी हमारे साथ धोखा हुआ है ना, इसके बारे में किसी से कुछ भी ना कहें और इस पर ध्यान भी ना दें। एंड इफ द पर्सन शुड से एनीथिंग टू यू, बी सिविल टू हिम और हर। और अगर वो व्यक्ति जिसने लेटर भेजा है वो आपसे कुछ कहे तो उसके साथ काफ़ी सिविल यानी कि शालीनता से पेश आना, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। एज इफ़ यू डिड नॉट माइंड इट, ऐसा दिखाना जैसे कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सो यू विल टेक द क्लेवर पर्सन ऑफ अवे, जिससे कि आपको उस चतुर व्यक्ति की हंसी उड़ाने का, मजाक उड़ाने का मौका मिल जाए। इन स्पीकिंग हिज आईज बिकेम फिक्स्ड अपॉन हर ड्रेस। बोलते समय डोनाल्ड की आंखें उसकी ड्रेस पे टिकी हुई थी। स्टिल सोन विद व्हीट हस्क्स, जो कि अभी भी वो गेहूं के भूसे से लदी हुई थी, उसमें ही डूबी हुई थी। देयर इज हस्क्स एंड डस्ट ऑन यू, तो आपके ऊपर थोड़ी सी गंदगी और भूसा लगा हुआ है। परहैप्स यू डोंट नो इट, शायद आपको नहीं पता है। ही सेड इन टोन्स ऑफ एक्सट्रीम डेलिकेसी, उसने कहा काफ़ी विनम्रता के साथ, काफ़ी विनम्रता की टोन में कहा है उसने। एंड इट इज़ वेरी बैड टू लेट रेन कम अपॉन क्लोथ्स व्हेन देयर इज चेफ ऑन देम। और वो कहता है कि अगर बरसात आ गई और आपके कपड़ों पे जो गंदगी लगी हुई है तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा कीचड़ जैसा हो जाएगा। यानी कि आपके कपड़ों पे जो गंदगी लगी हुई है, ये गंदगी को आपने साफ नहीं किया, बरसात आ गई तो बड़ा ही गंदा हो जाएगा माहौल। इट वॉशेज इन एंड स्पॉइल्स देम, तो ये जो बरसात है ये इसे गीला कर देगी और ख़राब कर देगी। लेट मी हेल्प यू, ब्लोइंग इज़ द बेस्ट, मैं आप मुझे आपकी मदद करने दीजिए, हवा में उड़ा देना, इस गंदगी को उड़ा देना ही सबसे अच्छा है। As Elizabeth neither assented nor dissented, Donald Farfae began blowing her back hair, and her side hair, and her neck, and the crown of her bonnet, and the fur of her victorine, Elizabeth saying, "Oh, thank you" at every puff। देखिए साहब कि बड़ा, अब इसको है ना आप इमेजिन करोगे ना तो काफ़ी रोमांटिक सा सीन लगेगा इमेजिनेशन में ही, जो ये सब हो रहा है ना इस समय यहाँ पर। तो जब उसने कहा है जेन से कि भाई मैं धूल को उड़ा देता हूँ, तो ना तो एलिजाबेथ ने हाँ किया है, ना तो एसेंटेड किया है, ना डिसेंट किया है, ना तो हाँ ही किया है ना ही मना किया है। और डोनाल्ड ने साहब उस भूसे को उड़ाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने
उसके जेन के पिछले बालों में फूंक मारी है, ठीक है, हवा से उड़ाया है। फिर उसके बाद उसके बगल साइड के बालों में, जो कान के ऊपर बाल आते हैं ना वहाँ पर, और फिर उसकी गर्दन पे फूंक मारी है। और उसके बाद उसकी जो बोनट है, बोनट उसकी टोपी जो है, बोनट आपने ना देखोगे आप कभी, अंग्रेज लोग जो पहले पहना करते थे ना, एक टोपी होती है जो कि धूप वगैरह से बचाने के लिए, एक चौड़ी टोपी। आप गोवा वगैरह देखते हैं, गोवा वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ना, वो चौड़ी चौड़ी टोपी सी पहनते हैं जो कि ठोड़ी से बंधी हुई होती है वो। तो उस बोनट के ऊपर से साफ फूंक मार के उसको उड़ा रहा है, और उसके विक्ट्राइन फर के ऊपर से भी फूंक मार के उसको उड़ा रहा है। और एलिजाबेथ उसकी हर एक फूंक पर कहती है ओ थैंक यू। जब भी वो फूंक मारता है तो एलिजाबेथ उसको थैंक यू बोलती है। एट लास्ट शी वॉज फेयरली क्लीन, और आखिर में वो बिल्कुल साफ हो गई। दो फारफे हैविंग गॉट ओवर हिज फर्स्ट कंसर्न एट द सिचुएशन seemed in no manner of hurry to be gone। हालांकि फारफे ने जो ये जो स्थितियां थी इस पर अपनी चिंता को दूर कर लिया था, और ऐसा लग रहा था कि साहब उसे जाने की कोई जल्दी नहीं है ना। तो उसको तो क्यों ही होगी जल्दी, उसको क्या ही करना है जा करके, उसको तो फूंक मारने में मजा आ रहा है ना। तो अगर आप इसको है ना इमेजिन करोगे इस सीन को, तो काफ़ी रोमांटिक सा सीन दिखाई देगा ये, है ना, काफ़ी। अब बॉलीवुड फिल्मों के हिसाब से अगर इसको डिपिक्ट किया जाएगा तो वो तो इसको काफ़ी सेंशुअल बना देंगे इस सीन को, है ना। नाउ आई विल गो एंड गेट यू एन अम्ब्रेला ही सेड। रुको, अब मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक अम्ब्रेला लेके आता हूँ, क्योंकि बरसात हो रही है ना। तो डोनाल्ड ऑफर कर रहा है साहब इस चीज़ को कि मैं तुम्हारे लिए एक छाता लेके आता हूँ। शी डिक्लाइंड द ऑफर, स्टेप्ड आउट एंड वॉज गॉन। तो जेन ने साहब उसका ऑफर ठुकरा दिया, मना कर दिया, और वो उस अन्न भंडार से बाहर निकली है और चली गई है। Farfetch walked slowly after, looking thoughtfully at her diminishing figure and whistling in undertones as I came down through canopy। तो वो चली गई है। फारफ्रे क्या करता है, धीरे धीरे से उसके पीछे चल रहा है। जेन तो फास्ट तुरंत निकल गई। फारफ्रे एकदम मस्त मौला घूमता फिरता आ रहा है, और वो उसके घटते हुए आकार को सोच समझ कर देख रहा है और सीटी बजा रहा है। घटता हुआ आकार मतलब जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो वो छोटा दिखाई देने लग जाता है ना, तो वो उसके आकार को घटते हुए देख रहा है, और धीमी आवाज़ में सीटी बजाते हुए गाना सा गा रहा है। कौन सा गाना गा रहा है भाई, मतलब सीटी कौन से गाने के लिए बजा रहा है? ये गाना है एज आई केम डाउन थ्रू कैनोबी। तो इस गाने को वो रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब अपना चैप्टर 14 खत्म हो जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें, बस एक्सप्लेनेशन है। बस एक चीज़ का ये है कि वो जो लेटर था वो ना तो डोनाल्ड ने एलिजाबेथ को लिखा है, ना ही एलिजाबेथ ने डोनाल्ड को लिखा है, और वो अन्न भंडार में मिले हैं, ठीक है। एक आध तो फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं है, बस एक बार पढ़ने योग्य चीज़ें हैं। तो आप इसको पढ़िएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं चैप्टर 15 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।